हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं और आज की हमारी चर्चा का विषय है भारत के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा। दरअसल कल जगदीप धनखड़ साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो भारत के उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी को संभाले हुए थे, और ये पूरा का पूरा काम इन्होंने बिल्कुल अचानक से किया। तो अब ऐसी स्थिति में मन में ये प्रश्न आ रहा है कि क्यों ऐसा हुआ कि अचानक से इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके अलावा अचानक त्यागपत्र देने के अलावा मन में ये भी प्रश्न चल रहा है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि अब आगे की स्थिति क्या है। क्या अब फिर दोबारा चुनाव होगा उपराष्ट्रपति के पद के लिए, या फिर जिम्मेदारियां कोई और व्यक्ति संभालेगा, या क्या कहता है हमारा संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, वो सब चीजें भी समझनी होगी। तो हमारे आर्टिकल के टाइटल का कहना है, जगदीप धनखड़ रिजाइंस एज वाइस प्रेसिडेंट, व्हाट इज नेक्स्ट, हु चेयर्स राज्यसभा नाउ, व्हेन विल इंडिया इलेक्ट न्यू वाइस प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, सभी क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे अपने आज के सेशन में। तो फिलहाल ज़रूरी है कि ये जो टॉपिक है ये आप लोग के जीएस पेपर 2 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप लोग को बहुत कुछ जानने समझने को मिलने वाला, सेशन होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो देखिए, दरअसल हमारे इस पूरे के पूरे मामले के चर्चा में आने का कारण यही है कि 74 वर्षीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि किसी को पता ही नहीं था कि ये अचानक से इस्तीफा देंगे, क्योंकि दरअसल स्थिति यह थी कि कल डेट थी 21 जुलाई, और 21 जुलाई से 21 अगस्त तक के लिए ये पहले ही डिसाइड किया गया था कि इस पूरे के एक महीने की अवधि के लिए हम संसद के मॉनसून सत्र का आयोजन करेंगे, और संसद का मॉनसून सत्र में हम बाकी सारे कार्य करेंगे जो भी हम करते हैं। और इस दौरान कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी जगदीप धनखड़ साहब की, क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब प्रॉपर जिस तरह से वो नॉर्मली बिहेव करते हैं सभी स्थितियां वही थी। और कल 21 जून के दिन वो आए भी सदन में, राज्यसभा में आकर के बैठे, राज्यसभा में बैठे बातचीत भी की। इस दौरान हमने ये देखा कि राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था एक प्रस्ताव जो न्यायाधीश यशवंत वर्मा के महाभियोग से संबंधित था, और कहा जा रहा था कि उनको उनके पद से हटाने जाने के लिए कार्य किए जाएंगे। तो जगदीप धनखड़ साहब ने उस प्रस्ताव को भी स्वीकार किया, स्वीकार करने के साथ साथ आगे की कार्रवाई भी बताई, सारे के सारे कार्य हुए। लेकिन जिस समय ये सभी लोग लंच पे गए, तो लंच पे जाने के बाद फिर जगदीप धनखड़ साहब वापस से कार्रवाई को संभालने के लिए नहीं आए, और फिर कार्रवाई इनके बिना ही चलती रही, और फिर शाम को ये खबर आई कि इन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया। हालांकि इनके रेजिग्नेशन के पीछे जो मेन रीजन सामने निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक्चुअल में मार्च के महीने में इनको कुछ हृदय संबंधी बीमारियां हुई थी, यानी कि हार्ट रिलेटेड डिसीज कुछ चल रही थी इनको। अब जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम थी इनकी, उसी वजह से अब माले ये माना जा रहा था कि वो चीज़ें ठीक हो गई हैं, सब कुछ नॉर्मल हो गई है, बट अब रीज़न यही माना जा रहा है कि इनको हृदय संबंधी समस्याओं के कारण ही अपना पद छोड़ना पड़ रहा है। और उन्होंने खुद ये वाली बात मेंशन की है कि देखिए जी, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए। तो फिलहाल इन्होंने कहा है कि भाई ज़रूरी है कि मैं डॉक्टर की एडवाइस मानूं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूं, इसी वजह से मैं इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकता। हालांकि अपना रेजिग्नेशन देते समय इन्होंने खुद ये बताया कि मैं संविधान के अनुच्छेद 67A का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 67A का इस्तेमाल करते हुए मैं इस रेजिग्नेशन को आपको सौंप रहा हूँ। अब ऐसा क्यों बोला इन्होंने? ऐसा इन्होंने इस वजह से बोला क्योंकि दरअसल जो संविधान का अनुच्छेद 67 है यही बताता है कि अगर प्रेसिडेंट यानी कि वाइस प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट के रिजाइन करने की स्थिति में क्या मामला रहेगा। तो जगदीप धनखड़ साहब ने आर्टिकल 67A का मेंशन किया और कहा कि मैं वाइस प्रेसिडेंट के पद को छोड़ रहा हूँ। ये रेजिग्नेशन इन्होंने राष्ट्रपति के नाम पे संबोधित किया, जैसा कि निर्धारित भी है, और यही जो इनका रेजिग्नेशन है प्रॉपर आप लोग की स्क्रीन पर है, यही रेजिग्नेशन इन्होंने लिख करके आगे भारत की महामहिम को सौंप दिया। तो जगदीप धनखड़ साहब अगस्त 2022 से जिम्मेदारियां संभाले हुए थे भारत के वाइस प्रेसिडेंट की, और ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे। हालांकि अभी इनका 2 साल का कार्यकाल बाकी था, क्योंकि उपराष्ट्रपति जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को चुना जाता है तो 5 सालों के लिए चुना जाता है, लेकिन 5 साल का कार्यकाल इन्होंने पूरा नहीं किया, और लगभग 2 साल पहले ही इन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। हालांकि अब मन में यह भी प्रश्न उठता है कि जगदीप धनखड़ साहब ने जिस प्रकार से रिजाइन किया है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे, क्या भारत के इतिहास में भी ऐसा हुआ है, और पहले भी क्या कभी ये चीजें देखने को मिली है कि किसी व्यक्ति ने भारत के उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा ना किया हो और समय से पहले ही अपना रेजिग्नेशन दे दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है। ऐसा 2 मौके पर हुआ है, दोनों मौकों पर रीजन सेम था। दरअसल सबसे पहले हम लोगों ने यह स्थिति वीवी गिरी साहब के साथ में देखी थी, जिनको हम लोग कहते हैं वारागिरी वेंकट गिरी। इन्होंने 20 जुलाई 1969 को रिजाइन दिया था वाइस प्रेसिडेंट के पद से, क्योंकि इस समय इन्हें चुनाव लड़ना था राष्ट्रपति पद के लिए। तो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की वजह से ही इन्होंने अपना पद छोड़ा था। वहीं दूसरी स्थिति जो थी वो आर वेंकट रमन साहब की थी। इन्होंने जुलाई 1987 में सेम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की वजह से ही अपना पद छोड़ दिया था। तो ये 2 खास उदाहरण है। हालांकि अब इस तीसरी लिस्ट में कार्यकाल पूरा नहीं करने के नाम जुड़ चुका है जगदीप धनखड़ साहब का। हालांकि उनका जो रीजन है वो स्वास्थ्य समस्याएं हैं, क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ना है और ना ही वो इस बारे में इच्छुक है किसी प्रकार से।
ठीक है। तो वीवी गिरी ऐसे थे जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल पूरा नहीं किया था। फिर आर वेंकट रमन की सेम स्थिति थी, और अब जगदीप धनखड़ तीसरे ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हो गए हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ये पद छोड़ा। हालांकि तीनों की स्थिति रेजिग्नेशन वाली ही है। अब इसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि अब आगे होगा क्या और क्या स्थिति बनेगी। देखिए अब यहाँ पर प्रश्न चलता है कि भाई देखिए आप राज्यसभा के अंदर आप सभापति हैं। अब जब राज्यसभा के अंदर सभापति हैं तो क्या अब ये पद खाली रहेगा और राज्यसभा का संचालन नहीं होगा? तो अब इस वजह से हमें रुख करना पड़ेगा संविधान के अनुच्छेद 91 का। दरअसल संविधान का अनुच्छेद 91 ये कहता है कि जब कभी भी उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति का पद खाली होने की स्थिति में राज्यसभा में एक और अधिकारी होता है जिनको कहा जाता है उपसभापति। तो वर्तमान में राज्यसभा के अंदर उपसभापति चयनित हैं, निर्वाचित हैं ऑलरेडी, सभी लोगों ने मिलजुल चुनाव हुआ है अपने ही बीच से। तो जो उपसभापति हैं फिलहाल, तो उपसभापति की जिम्मेदारी है कि वो सदन का संचालन करे और यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 91 का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को कंप्लीट किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी नहीं संभाली जाएंगी, यानी कि सभापति के रूप में जो वो कार्य करते थे वो कार्य पूरा होगा और उपसभापति इस कार्य को संभालेंगे। हालांकि नियम ये भी है कि अब इस्तीफा दिए जाने के बाद जल्द से जल्द अब चुनाव किया जाना होगा कि कौन होंगे देश के उपराष्ट्रपति। तो फिलहाल अब उम्मीदवार को लेकर के मामला बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है कि कौन बनेगा जगदीप धनखड़ का उत्तराधिकारी और संभालेगा आने वाले समय में उपराष्ट्रपति का पद। हालांकि इसी के साथ ही ये भी जरूरी है कि जब बात हो रही है उपराष्ट्रपति के चुनाव के होने की, तो हम ये भी समझ लेते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है और कौन करवाता है। देखिए जिम्मेदारियां तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही चुनाव संपन्न कराता है। इस दौरान ये समझ लीजिए कि चुनाव जो होता है उस चुनाव के अंदर हमारे संसद के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि एक निर्वाचक मंडल होता है। जो निर्वाचक मंडल में हमारे संसद के दोनों ही सदनों के सदस्य होते हैं, चाहे वो सदस्य फिर निर्वाचित हो या फिर वो सदस्य मनोनीत हो, दोनों ही सदस्य हम यहां देखते हैं कि वो शामिल होते हैं इसके अंदर और फिर उसके बाद वो भारत के उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। हालांकि ये वाली बात ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति से भिन्न होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग ये देखते हैं कि दरअसल केवल और केवल संसद के निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं, मनोनीत सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। निर्वाचित सदस्यों के अलावा राज्यों की और यूटी की भूमिका भी इसके अंदर होती है, वहां से भी निर्वाचित सदस्य ही आते हैं और वो भी वोट करते हैं। दरअसल राष्ट्रपति का पद देश की एकता और अखंडता का सूचक है, भारत के प्रथम नागरिक हैं और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि हम क्या करते हैं कि जनता चुनती है अपने प्रतिनिधि, तो जनता के प्रतिनिधियों से ही चुनाया जाता है राष्ट्रपति, चुनवाया जाता है, मतलब वोट करवाया जाता है राष्ट्रपति के लिए। तो जो जनता जिन लोगों को चुनती है वही प्रतिनिधि आगे देश के राष्ट्रपति का चयन करते हैं, जिस वजह से माना जाता है कि जनता से चुनाव जुड़ा हुआ होता है। लेकिन मनोनीत सदस्यों को जोड़ देने का मतलब ये होता है कि यहाँ जनता का कनेक्शन नहीं बन पाता। हालांकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस वजह से भी अलग अलग किया गया क्योंकि राष्ट्रपति देश के लिए एक महत्वपूर्ण पद हो जाता है, हमारी एकता अखंडता का सूचक है, गणतंत्र का सूचक है। लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में ऐसा नहीं है और उपराष्ट्रपति का चयन किया जाता है राज्यसभा का सभापतित्व करने के लिए। तो इसी वजह से केवल संसद के स्तर पर ही कार्य किया जाता है। निर्वाचित और मनोनीत यानी कि सभी सदस्यों को कहा जाता है कि आप वोट कीजिए और उसके बाद उपराष्ट्रपति को चुन लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग करते हुए। इस दौरान गुप्त मतदान का प्रयोग किया जाता है इस पूरे के पूरे कार्य में। हालांकि अब यह प्रश्न भी उठता है कि कौन है योग्य, यानी कि कौन बन सकता है देश का उपराष्ट्रपति। कभी कभी किसी के मन में यह भी आता है कि क्या हम स्वयं बन सकते हैं देश के उपराष्ट्रपति। तो देखिए इसमें कोई परेशानी नहीं है और ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन सकते, क्योंकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए कुछ खास योग्यताओं में होता है कि वह भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। अगर आप 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं तो भी ऐसी स्थिति में आप उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जरूरी है, मतलब क्या योग्य होना चाहिए आप। अगर आप योग्य हैं राज्यसभा के सदस्य बनने के तो भी ऐसी स्थिति में आपको इस पद के लिए चुन लिया जा सकता है। हालांकि इलेक्शन होगा, इलेक्शन में अगर आप जीतेंगे तो ही जाके आप उपराष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन फिर भी जो योग्यता है कि कौन शामिल हो सकता है उसमें ये सारी योग्यताएं शामिल है। भारत का नागरिक होना, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेना, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना, उसके अलावा देश में किसी भी लाभ के पद पर ना होना। अगर आप लाभ के पद पर होंगे तो फिर ऐसी स्थिति में आप कभी भी चुनावों में इस प्रकार से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो आपको अपना पद भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये कुछ योग्यताएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हालांकि इसके अलावा दिवालिया होना, पागल होना वगैरह वगैरह ये सारे मामले जो होते हैं वो भी जिम्मेदार होते हैं कि आप चुने जा सकते हैं उपराष्ट्रपति या फिर आप उपराष्ट्रपति चुने नहीं जा सकते हैं। इसी के साथ अगर बात करें भारत का संविधान क्या कहता है उपराष्ट्रपति के पद के बारे में, तो देखिए भारत के संविधान के अंदर संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक प्रावधान किया गया है उपराष्ट्रपति के बारे में सभी चीजों का। जैसे कि संविधान का अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि यहाँ पता चलता है भारत के अंदर उपराष्ट्रपति के पद के बारे में कि ये पद निर्धारित है और उपराष्ट्रपति होगा ही होगा। अब दरअसल केवल और केवल यहाँ इतना ही बताया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 64 हमें यह बताता है कि उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी क्या होगी, यानी कि क्या कार्य आपको करना है। तो दरअसल
संविधान का अनुच्छेद 64 ये बताता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी कि इनके पास जो मुख्य जिम्मेदारी है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में है। इसके अलावा और जिम्मेदारियां जो है वो अलग है, लेकिन मुख्य काम इनको दिया जाएगा राज्यसभा का सभापतित्व करने का। तो कार्य बता दिया गया। इसके अलावा आर्टिकल 65 की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 65 बताता है इनके अतिरिक्त कार्यों के बारे में, यानी कि इनको और क्या क्या कार्य करने पड़ सकते हैं विशेष स्थितियों में। तो इनके अतिरिक्त कार्यों में है भारत के राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालना। अगर किसी भी कारण से भारत के राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते, पद से त्याग पत्र दे देते हैं या फिर देश के बाहर हैं, उस दौरान कुछ भी कार्य करना जरूरी है राष्ट्रपति के रूप में, तो उस दौरान फिर उपराष्ट्रपति की ही जिम्मेदारी होती है कि वो राष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। इसके साथ ही अब 65 के बाद हम ये देखते हैं 66 भी है। तो संविधान का अनुच्छेद 66 जो है वो कहता है चुनाव प्रक्रिया के बारे में। जैसे कि चुनाव प्रक्रिया मैंने आपको जस्ट अभी बताई, तो ये पूरी की पूरी जो चुनाव प्रक्रिया है, तो ये जो चुनाव प्रक्रिया ये संविधान के इसी अनुच्छेद के अधीन ही चलती है। तो संविधान का अनुच्छेद 66 इस मामले में याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का। इसके अलावा मैंने आपको शुरुआत में ये बताया था कि जगदीप धनखड़ साहब ने जो रिजाइन दिया है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से, वो रिजाइन दिया है इन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67A का इस्तेमाल करते हुए। तो देखिए दरअसल अब यहाँ पर भी वो 67 मेंशन है, और संविधान के अनुच्छेद 67 का इस्तेमाल इन्होंने इस वजह से किया है क्योंकि यही आर्टिकल बताता है इनके कार्यकाल के बारे में, जो कि 5 साल का होगा। 5 साल के कार्यकाल के अलावा त्यागपत्र देंगे तो किसे देंगे और कैसे देंगे, इसके अलावा निष्कासन किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, ये सारी बातें इनकी यहीं पे ही मौजूद है। यानी कार्यकाल और पद से हटाने की जो स्थिति है वो संविधान के अनुच्छेद 67 में मेंशन की गई है। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 68 कहता है चुनाव के समय के बारे में, इनके चुनाव का समय वगैरह क्या रहेगा वो सभी चीजें बताता है। इसके अलावा आर्टिकल 69 बताता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है तो ऐसी स्थिति में वो क्या शपथ और क्या प्रतिज्ञान करेंगे। संविधान का अनुच्छेद 70 बताता है राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के बारे में, और ये ऐसे कार्यों के बारे में बताता है जो ऊपर नहीं बताए गए हैं। यानी कि 64 और 65 के अलावा जो और कार्य करने होंगे वो सारे कार्य आर्टिकल 70 में है। और मान लीजिए कभी भी उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए विवाद होता है तो संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा उस पूरे के पूरे विवाद का कि क्या होगा अंतिम निर्णय। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो हमारे संविधान में मेंशन है उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए, याद रखिएगा क्योंकि फिलहाल टॉपिक जो है वो चर्चा में है, इसलिए ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इसके साथ ही आर्टिकल 91 भी याद रखिएगा क्योंकि इस दौरान जो उपसभापति होते हैं वो उपसभापति जिम्मेदारी संभालते हैं सभापति के रूप में, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो गई है फिलहाल अभी। तो जब तक नए वाइस प्रेसिडेंट नहीं आएंगे तब तक उपसभापति ही सारी की सारी जिम्मेदारियों को संभालेंगे, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही अब तक कौन कौन व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं ये वाली बात भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारे जगदीप धनखड़ हैं जिन्होंने रिजाइन किया है वो देश के 14वें वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। तो इस दौरान ये जरूरी है कि इनसे पहले जो बचे हुए 13 है वो कौन कौन है। तो देखिए देश के पहले उपराष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, और इन्होंने 1952 से 1962 तक इस पद की जिम्मेदारी संभाली थी। हालांकि हम लोगों ने बात की अभी कि भाई उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन इन्होंने 52 से 62 तक जिम्मेदारी संभाली है। इसका मतलब इन्होंने 10 साल काम संभाला। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या उपराष्ट्रपति के रूप में कोई व्यक्ति दोबारा चुना जा सकते हैं, तो उसका प्रश्न का उत्तर है हाँ, आप कभी भी दोबारा चुने जा सकते हैं, चाहे आप लगातार चुने जाएं या फिर आप अंतराल से चुने जाएं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप दोबारा से इस पद को नहीं संभाल सकते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद ये पद संभाला था डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने, और 1962 से 1967 तक वे इस पद पे उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद वीवी गिरी जिन्होंने 67 से 69 तक इस पद को संभाला था। फिर गोपाल स्वरूप पाठक जिन्होंने 1969 से 1974 तक जिम्मेदारियां संभाली। इसके अलावा वीडी जत्ती जिन्होंने इस पद की जिम्मेदारियां 1974 से 1979 तक संभाली है। फिर इसके बाद नाम आता है एम हिदायतुल्ला का जिन्होंने 1979 से जिम्मेदारियां संभाली है 84 तक। इसके बाद आर वेंकटरमन जिन्होंने 84 से 87 तक जिम्मेदारियां संभाली है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जिन्होंने जिम्मेदारी संभाली 87 से 92 तक। इसके बाद CKR नारायणन का नाम है जिन्होंने 1992 से 97 तक जिम्मेदारी संभाली है। अगला नाम है श्री कृष्णकांत का जो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं 97 से 2002 तक। भैरव सिंह शेखावत जिन्होंने जिम्मेदारी संभाली 2002 से 2007 तक। हामिद अंसारी जिन्होंने जिम्मेदारियां संभाली है 2007 से 2017 तक, यानी कि 10 साल तक रहे हैं ये भी वाइस प्रेसिडेंट के पद पे। और श्री एम वेंकैया नायडू जिन्होंने जिम्मेदारियां संभाली हैं 2017 से 2022 तक, और फिर 2022 से जिम्मेदारी संभाली थी जगदीप धनखड़ ने। तो इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये सारे के सारे नाम याद रखिएगा आप लोग की क्लास के हिसाब से एग्जाम के लिए। इसी के बाद बढ़ते हैं आगे और हम करते हैं आगे अपना क्विज जो है टेस्ट योरसेल्फ। अब आप लोगों ने सभी चीज़ समझ ली है तो आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। तो टेस्ट योरसेल्फ एंड आंसर इन द कमेंट बॉक्स। जल्दी से हम लोग देखते हैं कि क्या रहेगा प्रश्न का सही उत्तर। इसके बाद ये पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन के अलावा जो दूसरा क्वेश्चन आप लोग को आंसर करना है वो दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये वाला, इसका आंसर भी कॉमेंट में करना है। तीसरा आंसर जो आपको कॉमेंट करना है वो यहाँ पर है, और चौथा आंसर जो आपको कॉमेंट करना है वो है ये है उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है। और इसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन रहने वाला है वो है भारत का उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता नहीं है। तो ये 5 जो आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को करना है कॉमेंट। देखते हैं कितने लोग का आंसर सही है और कितने लोगों का क्या स्कोर बनता है। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं हमारे P2I फाउंडेशन बैच प्रतिज्ञा की, क्योंकि ये उन सभी के लिए खास है जो 2026 में, 27 में या 28 में परीक्षा देने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि अलग अलग बैच चल रहे हैं 3 वर्षों के लिए। इसके अलावा P2I फाउंडेशन बैच का मतलब क्या है कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही चरणों की आपकी तैयारी करवाई जाएगी और आप लोग की एक इंटीग्रेटेड तैयारी यहाँ पर होती है, क्योंकि आपको मिलती है 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं। इसी के साथ आप लोग को यहाँ पर मिलती है 1-to-1 मेंटरशिप, जिस 1-to-1 मेंटरशिप में आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान पाते हैं और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आपको जो भी दिक्कतें आती हैं वो सारे आपके मेंटर सॉल्व करवा देते हैं। टेस्ट सीरीज भी आप लोग को मिलती है। टेस्ट सीरीज के अलावा साथ साथ आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी होते हैं यहाँ पर, जिन रेजिडेंशियल प्रोग्राम के तहत आप बहुत सारी चीज़ों का अपना समाधान पा सकते हैं। तो रेजिडेंशियल प्रोग्राम की सुविधा आप लोग को मिलते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही। इसके अलावा आप लोग को बुक्स भी मिलती हैं, प्रिंटेड हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, सारी सुविधा मिलती है ताकि कोई परेशानी ना हो स्टडी मटेरियल की। इसके अलावा जो एनरोल होते हैं बैच में, टॉप परफॉर्म बनते हैं टेस्ट का, उनको 11,000 का प्राइस मिलता है हर महीने। और अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपकी पूरी फीस भी रिफंड हो जाएगी। तो बैच चल रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश पे, और आप कोई भी कोर्स लेने के लिए कोड यूज़ कर सकते हैं KL Live, और KL Live वो कोड यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा बेस्ट डिस्काउंट, और बेस्ट डिस्काउंट के साथ में ये समझ लीजिए कि आपको काफ़ी होंगे लाभ। और ये फिलहाल जो हमारा स्टार्टिंग प्राइस है वो है 9,999। तो बैच स्टार्ट हो रहा है 25 जुलाई से सुबह 6 बजे। जल्दी से कीजिए एनरोल अपने इस बैच में अच्छे से तैयारी को शुरू करने के लिए। इसके अलावा आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, एक्स पे, ये वो सभी प्लेटफॉर्म से जहाँ आप जुड़ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ आप लोग को हमारी सारी फाइल मिलती है, चाहे वो फाइल द हिंदू की हो या बाकी क्लासेस का डिस्कशन हो, वो हम लोग सब यहीं पे ही करते हैं। तो फिलहाल सेशन है इंफॉर्मेटिव, तो ज़रूरी है कि आप लोग को बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया, लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा। बाकी की बातें हम लोग करेंगे हमारी आने वाली क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।